दोस्तों नमस्कार। आपने राहुल गांधी का वो भाषण सुना होगा या वह उस नारा अभी भी आपके कानों में गूंज रहा होगा। और नारा था नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान। दरअसल 2022-23 में राहुल गांधी पूरे देश को जोड़ने निकले थे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा। और उसी यात्रा के क्रम में अलवर से उन्होंने यह नारा दिया था, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। वह वह यात्रा उनकी झारखंड भी पहुंची, पाकुड़ होते हुए झारखंड पहुंची। और सीएम हेमंत ने भी उस यात्रा में शामिल होने की अपनी सहमति दी थी। परिस्थितियां कुछ इस तरह निर्मित हुई कि सीएम हेमंत उसके पहले कारावास चले गए और राहुल गांधी की जो यात्रा थी वह रांची के बगल से गुजरती चली गई। हालांकि रांची में कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ, कोई बड़ा आयोजन नहीं हुआ, लेकिन बावजूद इसके राहुल गांधी सीएम आवास पहुंचते हैं और कल्पना सोरेन से मुलाकात करते हैं। राहुल गांधी की इस मुलाकात को एक बड़ा कदम माना गया था और माना गया था कि देश में भाजपा जिस तरीके से शासन कर रही है, या विपक्ष के शब्दों में कहें, राहुल गांधी के शब्दों में कहें और दूसरे तमाम विपक्ष के शब्दों में कहें, तो नफरत फैला रही है। उसका जवाब है राहुल गांधी की न्याय यात्रा और राहुल गांधी का यह जो स्लोगन है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। लेकिन लगता है, और उस वक्त भी लोगों के जहन में सवाल उठ रहा था, और यही कारण था कि सीएम हेमंत की गिरफ्तारी के बाद जेएमएम की ओर से कोई बड़े चेहरे ने उस आयोजन में अपनी भागीदारी नहीं। जेएमएम की बात तो छोड़ने, तब भी लोगों के दिलों में यह ख्याल आ रहा था, यह सवाल उठ रहा था कि यह मोहब्बत की दुकान कितने दिनों तक चलने वाली है, क्योंकि कांग्रेस का कल्चर ही ऐसा है। हालांकि कांग्रेस दावा करती है कि वह नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रही है, लेकिन एक सच तो यह भी है और कि वह भी, यानी कांग्रेस भी उसी ढर्रे चलती रही है जिस ढर्रे आज भाजपा चल रही है। अजी आज भाजपा से आप सवाल करें, भाजपा के नेताओं से सवाल करें और सवाल करें महंगाई की, तो वे कहेंगे महंगाई महंगाई का रोना क्यों रोते हो, जबकि हिंदू राष्ट्र तेरे दरवाजे पे खड़ा। यदि आप बात करें बेरोजगारी की, तो वे कहेंगे बेरोजगारी भाई, सैकड़ों वर्ष का सपना पूरा हो रहा है, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और तुम्हें बेरोजगारी सूझ रही है। यदि आप बात करें गैस के बढ़ते कीमत की, तो भाजपा नेता कहेंगे यदि हिंदुत्व को आगे बढ़ाना है, हिंदुत्व में जीना है, तो गैस की कीमत तो चुकानी होगी। कुछ यही तरीके कांग्रेस के भी थे। याद कीजिए, आज राहुल गांधी जिस कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, जिस ओबीसी की वकालत कर रहे हैं, उस ओबीसी के प्रति, ये ओबीसी रिजर्वेशन के प्रति और कास्ट सेंसस के प्रति कांग्रेस का नजरिया क्या था? क्या कांग्रेस ओबीसी रिजर्वेशन के लिए व्याकुल थी? 29 जनवरी 1953 में काका कालेलकर की कमेटी बनती है और 1979 में मंडल आयोग का निर्माण होता है। काका कालेलकर की रिपोर्ट या कमेटी का जब गठन हुआ तो नेहरू की सरकार थी। तो 1953 से 1979 तक उसी कांग्रेस ने मंडल आयोग को लागू नहीं किया और उसी कांग्रेस ने 1979 में गठित मंडल आयोग को भी लागू नहीं किया। मंडल आयोग लागू होता है बीपी सिंह के जमाने में, जो संयुक्त मोर्चा की सरकार थी 1990 में। यानी कांग्रेस भले ही आज ओबीसी के लिए अपना दर्द दिखाए, अपनी हमदर्दी दिखाए, लेकिन यह सच है कि ओबीसी के लिए जब रिजर्वेशन की बात थी, तब कांग्रेस का रवैया ठीक वही था जो आज भाजपा की है। और कास्ट सेंसस
जिस कास्ट सेंसस की वकालत आज राहुल गांधी कर रहे हैं, क्या 60 वर्षों के अपने शासनकाल में राहुल गांधी को या कांग्रेस को कभी कास्ट सेंसस की याद आई? कास्ट सेंसस की मांग तो मुलायम सिंह यादव करते रहे थे, लालू यादव करते रहे थे और दूसरे तमाम क्षेत्रीय नेताओं की ओर से यह मांग उठती रही थी, जगदेव प्रसाद करते रहे थे। आज जब कांग्रेस के हाथ से सब कुछ निकल गया है, खाली हाथ खड़ी है बाजार में, तब उसे कास्ट सेंसस की याद आ रही है, तब उसे पिछड़ों की याद आ रही है, तब वह दावा कर रही है कि जो अपर नौकरियां हैं, यानी सचिवालय, केंद्रीय सचिवालय की नौकरियां हैं और जो देश के नीति नियंता हैं, जहां से देश का फंड रिलीज होता है, जहां से हर एक विभाग में फंड जाता है, जहां से समाज के हर एक सामाजिक समूहों के लिए आर्थिक संसाधन बनते हैं या उसका ढांचा तैयार होता है, वहां पिछड़ों का प्रतिनिधित्व ही नहीं है। लेकिन यह सवाल 1953 में या नेहरू के बाद क्यों नहीं उठा, इंदिरा गांधी के बाद क्यों नहीं उठा, और अभी अभी 14 वर्ष पहले यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकारें बनी तब क्यों नहीं उठा? दरअसल मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं और इस चर्चा का बेहद खास संबंध है राहुल गांधी का वो नारा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। जैसा कि मैंने पहले कहा था, इस नारे को पहले भी शक की नजर से देखा जा रहा था और लोग बता रहे थे कांग्रेस का जो कैरेक्टर है, कांग्रेस का जो चरित्र है, वह खुद ही लोकतांत्रिक नहीं है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज से उसका कोई सरोकार नहीं है। जब जब वह विपक्ष में आती है तब उसे डेमोक्रेसी की याद आती है, तब उसे लोकतंत्र की मर्यादाओं की याद आती है, तब उसे चुनाव आयोग की निष्पक्षता की याद आती है, तब उसे प्रेस की स्वतंत्रता की याद आती है। हाँ, प्रेस की स्वतंत्रता से याद पड़ा इरफान अंसारी जी। आपको याद होगा हजारीबाग में जिस तरीके से पत्रकार की पिटाई हुई, वह अपने आप में एक बड़ा सवाल था। और ठीक वही, जैसा कि मैंने कहा कि यदि भाजपा से पूछें आप, महंगाई डाइन खायत है, तब बोलेगी महंगाई की बात करते हो, महंगाई तुम्हें दिखता है, हिंदू राष्ट्र नहीं दिखता। यदि बेरोजगारी की बात करें तो कहेगा राम मंदिर का निर्माण, हिंदुओं की इतनी बड़ी आकांक्षा की पूर्ति हो गई और तुम्हें बेरोजगारी सूझ रही है। ठीक यही सवाल, ठीक यही ढर्रा कांग्रेस का है और कांग्रेसियों का है। उस पत्रकार ने कुछ तीखे सवाल किए होंगे, चुभते सवाल किए होंगे। वो सवाल इरफान अंसारी को निश्चित रूप से असहज कर रहा होगा, लेकिन आप आशा क्या करते हैं? पत्रकार आपसे हर दिन सिर्फ वैसे सवाल पूछें जिससे आप मुस्कुराएं और मुस्कुराते हुए भाजपा पर आक्रामक हो जाएं। छोड़िए दिल्ली की बात, झारखंड में पिछले 6-7 वर्षों से आप ही की सरकार है। यदि यहां सवालात खड़े हो रहे हैं तो क्या भाजपा से खड़े होंगे? लेकिन नहीं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कांग्रेस और भाजपा के कैरेक्टर में, उसके सामाजिक चरित्र में और राजनीतिक सोच में, पॉलिटिकल नजरिए में कोई डिफरेंसेस नजर नहीं आता है। और पहले भी लोगों को राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान पर शक था, शुबहा था, डाउट था, और अब तो यह प्रमाणित हो गया, मुहर लग गई कि इरफान अंसारी इस बात का ठेका ले लिए। राहुल गांधी का मोहब्बत की दुकान पे ताला किसी और ने नहीं लगाया। भाजपा इस नारे से असहज भी होती रही और इसी नारे के कारण 400 पार का जो स्लोगन चला था 240 तक सिमट गया। निश्चित रूप से भाजपा इससे संकट में घिरी, लेकिन संकट में तो कांग्रेसी भी गिर गए ना। कांग्रेसियों को तो आज भी लगता है सवाल वही किए जाएं जिससे उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आए। यानी जिस गोदी मीडिया का वे दिन रात हाय तौबा मचाते हैं, खुद भी हर एक कांग्रेसी एक गोदी मीडिया से घिरा नजर आता है। उसके इर्द गिर्द आए बाएं दाएं
एक गोदी मीडिया होता है और यही उसकी पसंद होती है। यानी भाजपा की गोदी मीडिया है और आपकी मीडिया लोकतंत्र का मसाल है। और जब किसी ने सवाल पूछ दिया तो आप लाठी डंडा लेके बरस पड़े। खैर, मैं यह सवाल क्यों कर रहा हूं, दरअसल या इसकी चर्चा क्यों कर रहा हूं, दरअसल जिस तरीके से हजारीबाग की तस्वीर सामने आई और यह अखबारों की सुर्खियां बनी और आज भी झारखंड के हर जिले से पत्रकार या पत्रकार बिरादरी अपना विरोध दर्ज कर रहा है और उसके बाद खबर यह है कि इसकी चर्चा दिल्ली में भी होने लगी। यानी कांग्रेस का जो आला कमान है वह इस पर नजर बनाए हुए और यदि भविष्य का मंत्रिमंडल बदलाव में मौजूदा मंत्री, कांग्रेस कोटे के कई मौजूदा मंत्री गायब दिखे तो भी आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन बड़ी बात क्या है और क्यों मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं, दरअसल सूबे के वित्त मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री का कारनामा तो आपने देख लिया। अब सूबे के वित्त मंत्री यानी राधा कृष्ण किशोर को पत्रकार की पिटाई पर कुछ बुरा नजर नहीं आता। उन्हें लगता है पत्रकार ने सवाल ही कुछ अजीब सा किया था। मातम का माहौल में सवाल उस मंत्री को असहज कर रहे थे। यानी पत्रकार अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर रहे थे। चलिए मैं वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर का वह पोस्ट आपको सुनाता हूं। राधा कृष्ण किशोर लिखते हैं अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर, बीते दिनों हजारीबाग के रहने वाले एक परिवार के 3 सदस्य 23 अप्रैल 2026 को 3:30 से गायब हो जाते हैं। पीड़ित परिवार के एक सदस्य मोहम्मद तनवीर अंसारी के अनुसार संबंधित थाना के प्रभारी द्वारा बताया जाता है कि दोनों बहनें और एक भाई अजमेर शरीफ चले गए हैं। यदि यह सत्य है तो थाना प्रभारी के द्वारा यह कहा जाना कि दोनों लापता बहनें और भाई अजमेर शरीफ चले गए हैं, उनके कहने का आधार क्या था? क्या थाना प्रभारी ने जानबूझकर परिजनों को गुमराह करने के लिए उक्त बातें कही थी? यह एक जांच का विषय है। जबकि 27 अप्रैल को तीनों का मृत शरीर हजारीबाग के एक तालाब में पाया जाता है। यहां तक राधा कृष्ण किशोर जो सवाल कर रहे हैं, पुलिस विभाग से जो सवाल करें, बिल्कुल वाजिब है। लगता है कि राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान झारखंड में असर कर रही है। लेकिन अब इसके आगे की लाइन सुनिए, संबंधित थाना प्रशासन से अपेक्षित सहयोग नहीं मिला, तब लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री श्री इरफान अंसारी को बुलाया। सनद रहे कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी सप्ताह हजारीबाग नहीं गए थे। हजारीबाग में मंत्री इरफान अंसारी के साथ एक पत्रकार के द्वारा भड़काऊ प्रश्न करना निष्पक्ष, याद कीजिए, निष्पक्ष पत्रकारिता के विरुद्ध है। मातम के वातावरण में विषय से हटकर भड़काऊ प्रश्न पूछा जाना माहौल को जानबूझकर दूषित करने के समान है। आदर्श पत्रकारिता और संसदीय आचरण कैसा होना चाहिए, यह चर्चा का विषय हो सकता है। पत्रकारिता सत्य, निष्ठा, तथ्यात्मक निष्पक्षता और दायित्वपूर्ण होने चाहिए। उकसावे, उत्तेजना और किसी के दबाव में पत्रकारिता ना तो निष्पक्ष हो सकती है और ना ही विश्वसनीय। आदर्श आचार संहिता का दायित्व सिर्फ राजनीतिक व्यक्तियों के लिए नहीं, सबों के लिए होनी चाहिए। मंत्री जी इरफान अंसारी को कटघरे में खड़ा नहीं कर रहे हैं। मंत्री जी और फाइनेंस मिनिस्टर राधा कृष्ण किशोर के निशाने पर पत्रकार बिरादरी है और ये पत्रकारों को सिखा रहे हैं तुम्हें कैसी पत्रकारिता करनी चाहिए। मातम के माहौल में कठोर सवाल पूछते हो, निष्पक्ष रहो। आनी
जैसा कि मैंने कहा, यदि भाजपा नेताओं से पूछिए महंगाई, डाइन महंगाई खाए जाए थे, तब वो कहता है हिंदू राष्ट्र बन रहा है, तुम्हें महंगाई की चिंता सता रही है। यदि बेरोजगारी की बात करें, तब भाजपा नेताओं का जवाब आएगा बेरोजगारी। इतना बड़ा राम मंदिर का निर्माण कर दिया, हजारों वर्षों की जो हिंदुओं की आस्था थी वो पूरी हो गई, और तुम्हें बेरोजगारी नजर आ रहा है। राष्ट्रद्रोही हो तुम। और गैस की बढ़ती किल्लत पर सवाल कीजिए, तब वे कहेंगे हिंदुत्व के लिए कुछ तो सहना पड़ेगा। ठीक यही हालत तो है कांग्रेसियों की। इनसे जब सवाल कीजिए, ये भी वही जवाब देते हैं। आने भाजपा की बात कीजिए तब आप गोदी मीडिया होंगे, और कांग्रेस के चटुकारिता कीजिए तब आप देशभक्त हो गए। वाह साहब वाह। और यह पहली बात नहीं है, इसके पहले भी इरफान अंसारी के बेटे रिम्स में डॉक्टरों को निर्देश देते हुए मिले थे, पूरे काफिले के साथ। लगा जैसे मंत्री जी का बेटा नहीं, मंत्री जी मौजूद हो। और तब भी याद कीजिए, राधा कृष्ण किशोर उनके बेटे को बुलाए थे और यह साफ करने की कोशिश की थी बच्चा है, गलती हो गया। यानी इरफान अंसारी जब जब भी संकट में रहते हैं और जब भी कोई ऐसा काम कर जाते हैं जो मीडिया की सुर्खियां बनता है, सवालों के घेरे में होते हैं, तब उनके रहनुमा बनकर आते हैं फाइनेंस मिनिस्टर राधा कृष्ण किशोर जी। समझने की जरूरत यह भी है कि कांग्रेस के जो दूसरे चेहरे हैं, कहीं ना कहीं इस सवाल पर पत्रकारों के साथ हैं, पत्रकारों के दर्द को समझ रहे हैं। और निष्पक्षता मीडिया में क्या होती है और मीडिया की निष्पक्षता क्या होनी चाहिए, या किसी भी मीडिया कर्मी को कांग्रेस से समझने की जरूरत नहीं है। याद है ना, देश में इमरजेंसी किसने लगाया था? भाजपा के लोगों ने नहीं लगाया था। मैं कदापि नहीं कह रहा हूं कि भाजपा बहुत डेमोक्रेटिक हो गई। मैं 3 बार आपसे कह चुका हूं कि यदि भाजपा के नेताओं से आप पूछिए कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, तो उनका जवाब आएगा कि हिंदुत्व के लिए कुर्बानी देनी होगी। ठीक वही स्थिति कांग्रेसियों की है, कांग्रेस के कुछ लोगों की है। और एक सवाल और, सवाल क्या? राजधानी रांची की घटना है, और राजधानी रांची के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का विशेष ऑडिट में एक बड़ा घोटाला का खुलासा हुआ है। टेंडर के बदले कोटेशन का खेल की जानकारी मिल रही है। 26 करोड़ 5 लाख से ज्यादा की दवाई और अन्य सामग्री की खरीद हुई है। यह उसी स्वास्थ्य विभाग का कारनामा है जिसके नेतृत्व या जिसके अगुवा या जिसके प्रमुख इरफान अंसारी जी हैं। 9 बड़े भुगतान क्या हुए हैं, जब देखिए 9 बड़े भुगतान हुए जिनका कागज उपलब्ध नहीं है विभाग के पास। और टेंडर और कोटेशन में क्या अंतर होता है? टेंडर जब निकलता है तो लोग टेंडर भरते हैं, यानी आपसे खुला ओपन टेंडर होता है, जो चाहे भर सकता है। लेकिन कोटेशन माने आप दवाई खरीद लिए, उसका भुगतान कर दिए। और ये जो 5 जो कंपनियां, बड़ी कंपनियां जिनके हाथों 26 करोड़ का खेल हुआ है, वह है AR इंडस्ट्रीज। AR इंडस्ट्री 122 करोड़ 638 रुपये। AGS इंटरप्राइजेज 4 करोड़ 16 लाख 42 हजार 357 रुपये। क्यूरिंग फार्मा 5 लाख 49 लाख 35 हजार 356। हिंद इंटरप्राइजेज 8 करोड़ 18 लाख 45 हजार 176। मां भगवती 1 करोड़ 33 लाख 83 हजार 320। मां देवरी फार्मास्यूटिकल 1 करोड़ 87 लाख 53 हजार 535। मां शारदा इंटरप्राइजेज 2 करोड़ 32 लाख 94 हजार 327। महावला इंटरप्राइजेज 2 करोड़ 66 लाख 78 हजार 196। प्लामो इंटरप्राइजेज 1 करोड़ 90 लाख 32 हजार 56 रुपये। ऑडिट के दौरान इन कंपनियों के किए गए भुगतान से जुड़ी फाइलें मांगी गई, लेकिन विभाग में कोई फाइल नहीं है। मैं इसकी चर्चा क्यों कर रहा हूं?
मंत्री जी यदि पत्रकारों को दायित्व और पत्रकारिता सिखाने के बजाय अपने विभाग पर गौर किए होते, ये जो करोड़ों करोड़ का घोटाला की खबर सामने आ रही है शायद नहीं आती, और शायद हेमंत का दामन दागदार नहीं होता। हेमंत का दामन जेएमएम के नेताओं ने दागदार नहीं बनाया है। अब तक जो बड़ी खबरें आई है कांग्रेस की ओर से ही निकल कर आई है। और कोलकाता के कांड तो आपको याद है ना, जब साड़ी खरीदने के लिए निकल पड़े थे लोग, कोलकाता कहा जाता है, और उस वक्त में सीएम हेमंत सीएम थे, और इरादा क्या था सीएम हेमंत की सरकार को गिराने का, उस हिलती डुलती सरकार को अस्थिर करने का। यदि ममता दीदी का सहयोग नहीं मिला होता तो शायद तब हेमंत उस चक्रव्यूह में फंस गए होते। लेकिन कांग्रेस, जैसा कि मैंने कहा, वह मानती नहीं। जब वो राजनीतिक दुर्दिन का शिकार हो चुकी है तब उसे निष्पक्ष पत्रकारिता की याद आ रही है। जब वह जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच चुकी है तब उसे डेमोक्रेसी की याद आ रही है। निश्चित रूप से देश पर संकट गहरा है। लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होनी चाहिए, पत्रकारिता को निष्पक्ष होना चाहिए, तथ्यात्मक होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यदि मंत्री जी के अनुसार और मंत्री जी के कहे के अनुसार ही रिपोर्टिंग होने लगे तो यकीन मानिए यह भाजपा का जो आप गोदी मीडिया कहते हैं ना, उससे भी पूरा मीडिया साबित होगा। शुक्रिया, नमस्कार, जोहार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को